नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बढ़ता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर चीन के रियल एस्टेट से निकल के सामने आई है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड इस समय चर्चा में है। वजह है कि एवरग्रैंड ग्रुप ने न्यूयॉर्क में दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एवरग्रैंड चीन के दिग्गज कंपनियों में से एक है। 2 साल पहले डिफॉल्ट ने देश में व्यापक प्रॉपर्टी ऋण संकट को तेज कर दिया था। कंपनी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में चैप्टर 15 में दिवालियापन संरक्षण की मांग की है। चीनी कंपनी यह कदम इसे अमेरिका में लेनदार से बचाता है, जबकि यह कहीं और पुनर्गठन सौदे पर काम करती है। चीनी होम बिल्डर के चैप्टर 15 में याचिका में हांगकांग और केमैन द्वीप में की जा रही पुनर्गठन कार्रवाई का संदर्भ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण पुनर्गठन सौदों के लिए कभी कभी लेन देन को अंतिम रूप देने के दौरान चैप्टर 15 दाखिल करने की आवश्यकता होती है। पिछले साल बीजिंग स्थित डेवलपर मॉडर्न लैंड चीनी कंपनी ने भी $25 करोड़ का बॉन्ड चुकाने में विफल रहने के बाद चैप्टर 15 दिवालियापन के लिए आवेदन किया था और कहा था कि वह ऑफशोर ऋण पुनर्गठन सौदे के साथ आगे बढ़ेगी। एवरग्रैंड पर $300 अरब से अधिक उधार। एवरग्रैंड का भाग्य चीन के साथ 60 लाख करोड़ डॉलर की वित्तीय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव रखता है। यह चीन के अब तक के सबसे बड़े ऋण पुनर्गठन में से एक होगा। यह पुनर्गठन बैंकों, ट्रस्टों और लाखों घर मालिकों में हलचल पैदा कर सकता है। $300 अरब से अधिक की इसकी देनदारियों के विशाल आकार का मतलब है कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी होगी। इस महीने चीन के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक कंट्री गार्डन होल्डिंग्स कंपनी द्वारा बिल्डरों रिकॉर्ड ऋण विफलताओं के बीच संभावित पहले डिफ़ॉल्ट की ओर बढ़ने के बाद चीनी बाजारों के प्रति धारणा हिल गई है। हाल के दिनों में स्थिति तब और भी खराब हो गई जब वित्तीय झोंकजी इंटरप्राइजेज ग्रुप कंपनी ने संबद्ध कंपनियों द्वारा कुछ निवेश उत्पाद पर भुगतान में चूक के बाद चिंता जताई। चीनी रियल एस्टेट संकट तेजी से गहराता जा रहा है, क्योंकि यह अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास को गति देने के लिए कर्ज पर निर्भर रहने के आदि डेवलपर्स को 2020 में बदलाव का पहला संकेत मिला, जब अधिकारियों ने 3 लाल रेखाएं निर्धारित की जो बिल्डरों को अधिक पैसा उधार लेने के लिए बेंचमार्क निर्धारित करती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार चीनी जंक डॉलर बॉन्ड जो बड़े पैमाने पर डेवलपर्स द्वारा जारी किए गए थे, संकट में पड़ गए हैं, जिनकी औसत कीमतें अब लगभग 65 सेंट है। एवरग्रैंड ऑफशोर ऋण पुनर्गठन योजना को पूरा करने के लिए महीनों से काम कर रहा है। अप्रैल में फर्म ने खुलासा किया कि उसके पास योजना को लागू करने के लिए आवश्यक ऋणदाता समर्थन का स्तर अभी तक नहीं है। जुलाई में इस सौदे पर कराने के लिए अदालत की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि लेनदारों के लिए तथाकथित योजना बैठक को 28 अगस्त तक पुनर्निर्धारित किया है। अपने फाइनेंस के बारे में महीनों की अनिश्चितता के बाद एवरग्रैंड ने पहली बार दिसंबर 2021 में डॉलर बाउंड पर चूक की। कंपनी के संघर्षों ने चीनी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में चिंताओं की शुरुआती लहर को शांत करने में मदद की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। एवरग्रैंड की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई दुबई स्थित स्टार्टअप NWTN को लगभग 28% हिस्सेदारी बेचने पर सहमत हुई, जिससे इस सप्ताह की शुरुआत में कार निर्माता के शेयर में इस उम्मीद से बढ़ोतरी हुई कि यह सौदा इसे व्यवसाय में बनाए रख सकता है। कंपनियों ने सोमवार को घोषणा की कि NWTN शेयरों को ईवी निर्माता के बोर्ड के बहुमत के बदले में चीनी एवरग्रैंड न्यू एनर्जी व्हीकल ग्रुप लिमिटेड में $50 करोड़ का निवेश करेगा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषक डेनियल फैन और एडियन सिम ने लिखा, एवरग्रैंड की ऋण योजना को डेवलपर की हिस्सेदारी के निपटान से मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इकाई के अनिवार्य एक्सचेंजेबल बॉन्डों के पूर्ण आदान प्रदान पर NWTN सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता है और ईवी इकाई की फंडिंग पहुंच
एवरग्रैंड की ऋण योजना में इन प्रतिभूतियों के मूल्य के साथ साथ इसके हेगची 5 ईवी के उत्पादन को सामान्य करने में मदद मिलेगी। एवरग्रैंड को दिवालियापन वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। इसकी संसरी जनी इकाई ने भी सहयोग तिनयानजी के साथ चैप्टर 15 सुरक्षा के लिए आवेदन किया है। मामला चीन की एवरग्रैंड ग्रुप और जिम्मी फॉग 23/11/33 न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले मैनहट्टन के लिए अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय में है।